नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। आज मैं हूं निवर्तमान विधायक सतीश निगम जी के साथ और उनसे कुछ पूछेंगे कि कैसी राजनीतिक अभी जो परिदृश्य में देखा जा रहा है कि सपा, भाजपा, कांग्रेस की जो पार्टी की जो राजनीति चल रही है, कहीं न कहीं वह काफ़ी जहरीली होती चली जा रही है। और विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी कुछ काफ़ी हद तक जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो भी दलगत हो चुके हैं। मतलब ये कि किसी पार्टी विशेष के तौर पर काम किए जाते हैं कि हमारा नेता है वहाँ पर कि नहीं है। उन सारे मुद्दों पर बात करूँगा। सबसे पहले सर स्वागत है नेशन स्टेशन न्यूज़ में आपका। आपका और आपके चैनल का भी धन्यवाद। सर, राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? सबसे पहले कि आप राजनीति में यहाँ तक कैसे पहुँचे कि हमें राजनीति में जाना है लोगों की सेवा करनी? ना मेरा कभी मन नहीं था कि हम राजनीति में आए, ना राजनीतिक सोच थी, ना हमारे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड थी। मैं सिंपली अपना पढ़ लिख करके और अपना काम देखता था। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जूही बारा देवी में, उस मोहल्ले के हालात बहुत ख़राब थे। न सड़क थी, न बिजली थी, कुछ नहीं था। ड्रेनेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान थे। मेरा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है, तो वो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, 400-500। बोले साहब आप सभासद का चुनाव लड़िए। 400-500 की संख्या में सर? हाँ, हाँ। और उन लोगों ने कहा कि आप साहब सभासद का चुनाव लड़िए। आप अगर एक बार सभासद का चुनाव जीत जाएंगे मोहल्ले से, तो इस मोहल्ले का विकास हो जाएगा, यहाँ पर काम सब ठीक हो जाएगा और सड़कें भी बन जाएंगी, पानी बिजली की और ड्रेनेज की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लड़िए, आप पढ़े लिखे आदमी, आप ये काम कर पाएंगे। तो मैंने उन्हें 89 में मना कर दिया और मैं बल्कि जिस दिन उनका नामांकन की डेट थी उसके बाद मैं बाहर चला गया, लौट के आया। कि जब 95 का चुनाव आया तो फिर लोगों ने घेरा मुझे कि साहब आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं अब तक क्षेत्र का विकास हो जाता। लोगों ने बहुत मतलब वो किया, तो मैंने फिर उस पर सहमति व्यक्त की। चलिए अच्छा, वो आप कहते हैं, बार बार आप किसी को मना भी नहीं कर सकते थे। तब तक मुझे ये तक नहीं मालूम था कि राजनीति में ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, नंबर एक। ये भी नहीं मालूम था कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, कहीं इसका रजिस्ट्रेशन होता है या कहीं नामांकन होता है, नामांकन के बाद कैसे चुनाव लड़ा जाता है, मैं कुछ जानते ही नहीं था। आई वॉज जीरो इन पॉलिटिक्स। तो जब लोगों ने घेरा, चुनाव हुआ, तो मैं चुनाव लड़ा और लड़ने में पहले ही चुनाव मैं जीता। जीत भी गए। निर्दलीय जीता मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं था। मैं राजनीति में था ही नहीं, तो पार्टी का भी कोई मतलब नहीं था। इंडिपेंडेंट मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद मैंने उस क्षेत्र का प्रॉपर डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए किसी मोहल्ले को, मैंने एक एक गली बनवा दी, बिजली बत्ती पानी ड्रेनेज सब ठीक करा दिया। एक ही बार में आपने सारा कुछ करा 2 दिया? साल की रिजीम में मैंने सारा काम करा दिया। जब अगला आया 2000, सन 2000 आया, तो फिर मेरे पास लोग आए कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया था, हम लोग बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं फिर लड़िए। लेकिन चूंकि मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं लड़ेंगे यार, आपका काम हो गया। जिस मकसद से आपने, जिस उद्देश्य से आपने हमको कहा था हम हो लिए, हमने वो काम पूरा कर दिया, अब छोड़ो यार, मेरे को नहीं पढ़ना इसमें। लेकिन 5 सालों में मैंने एक बात देखी थी कि 5 सालों में मेरे पास तमाम ऐसे गरीब लोग आते थे जिनके कोई पुलिस से परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई सुनता नहीं था या उनके काम नहीं होते थे, कोई डीएम साहब क्या नहीं हो रहे, किसी का कहीं से नहीं हो रहा है। तो बेचारे गरीब लोग आते थे, बहुत उत्पीड़ित होते थे, तो उनकी हम लड़ाई लड़ने लगे, एक तरीके से संघर्ष उनके लिए करने लगे। जब उनके लिए संघर्ष करने लगे, तो मैंने ये देखा कि उनको न्याय मिलने लगा। तो मुझे किसी को न्याय दिला के, किसी की मदद करके मुझे स्वयं में अच्छा लगता था और अनुभूति होती थी कि कम से कम किसी आदमी का दर्द तो हम कम कर सकें। तो जब लोगों ने मुझे बहुत घेरा, तो मुझे लगा यार राजनीति में रहने से कम किसी के काम तो हम आते हैं। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। हमने कहा अच्छा, अब सभासद नहीं लड़ेंगे, हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तब तक दिमाग में कोई प्लॉट नहीं था कि सच में लड़ना है विधायक का। कि आपने नहीं सोचा कि हम कभी विधायक बनेंगे या? नहीं नहीं, ना ये सोचा था, ना मुझे पॉलिटिकल नॉलेज तब भी थी। हम 5 साल जीत गए, हम काम कराते रहे, तो कभी दिमाग में ये आई नहीं कि हम कभी विधायक के लिए टिकट भी मांगेंगे। लेकिन जब हम माननीय अपने जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनसे हम बहुत पहले से जुड़े थे। मतलब उनको हम अपने बचपन से देखते आ रहे थे, तो उनसे मेरे बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध भी थे। मतलब
हम उनको व्यक्तिगत जानते, वो जानते थे ये निगम साहब हैं, इतना वो जानते थे, नाम नाम भी जानते थे और वो हमें इतने अच्छी तरीके से जानते थे। तो जब कानपुर आए तो हम केवल उनसे मिलने जाते थे, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता था। फिर मेरे भाई एक हैं वो उनकी पोस्टिंग हुई सैफई में, एसओ सैफई हुए वो। तो मेरा ऑब्वियसली सैफई जाना आना शुरू हुआ, इसके पहले सैफई नहीं चाहते थे, सैफई जाना आना शुरू हुआ। जब जाना आना शुरू हुआ तो एक दिन मेरे से बोले कि चलो मंत्री जी हैं, इनको माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लोग वहाँ मंत्री ही कहते हैं कि मंत्री जी आए हैं। तो हमसे बोले चलिए मिल लीजिए। तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं। उनको जानते तो हम पहले से थे, मुलाकातें भी मेरी तमाम थी, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है मिल लेते। तो मैं मिलने गया, इस स्नेह और मोहब्बत से मुझसे वहाँ मिले और उस वक्त वो शायद रक्षा मंत्री थे। जिस मोहब्बत से मिले तो मुझे लगा यार कि इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता और मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दिल से जुड़ा हुआ। पार्टी से तो कोई पॉलिटिकल थे नहीं, तो पार्टी का कोई मतलब नहीं था, व्यक्तिगत उनसे जुड़ाव था। लेकिन उस दिन के बाद मेरा जो उनका भाव था मेरे लिए, उनके लिए मेरे दिल में सम्मान बहुत पैदा हो गया। तो फिर धीरे धीरे करते करते वो फिर मतलब मिलना जुलना ज़्यादा हुआ। फिर वो पता नहीं कब हम पार्टी में आ गए और फिर उनने कही सदस्यता ले लो निगम साहब। हमने कहा जी सर, सदस्यता हो गई। फिर उनने हमें बुला के टिकट दिया, तुम्हें कल्याणपुर लड़ना है। तो मैंने कहा साहब कल्याणपुर तो हम किसी को जानते ही नहीं, हम तो जूही में रहते हैं और गोविंद नगर कंस्टिट्यूंसी है मेरी, अगर दे ही रही तो वहाँ से दीजिए, वहाँ मुझे बहुत लोग जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तय कर दिया है और आपको कल्याणपुर लड़ना है। तो हम सच मानिए हम कल्याणपुर के 5 लोग नहीं जानते थे। अब नेताजी का आदेश था, बोले नहीं वो तुमको ही लड़ना, तुम ही जीत सकते हो। देखिए उनका मेरे लिए आदेश भी था और मैंने उनके कहे शब्दों को आदेश मानते हुए स्वीकृति दे दी और मैं कल्याणपुर लड़ा। जब 2007 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो मैं तो पॉलिटिकल कुछ भी नहीं जानता, तब भी कुछ जीरो था। मेरा पॉलिटिकल लोगों से संपर्क नहीं था, केवल नेता ही संपर्क था। तो जब बाद में मैं जब मैं पार्टी में आया, थोड़ा बहुत तो जानने समझने लगा, लेकिन जानता कुछ नहीं था तब भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मेरा टिकट हो गया, मैं चुनाव लड़ने गया, तो मेरी पार्टी को वहाँ पर 7-8 हज़ार वोट मिल रहा, जहाँ से आपने चुनाव लड़ा है। लेकिन पहली बार में ही मेरे को करीब 25,850, करीब 26,000 वोट मिला मुझे। हम ये 4 गुना हो गया ग्राफ इसका। हाँ, हमसे पहले कभी जमानत नहीं बचती थी, पार्टी मेरी 4 नंबर पे आती थी। लेकिन अब चाहे ये लोगों का लगाव कह लें, मेरे प्रति मोहब्बत कह लें, कि पहले ही चुनाव में मुझे न जानते हुए भी लोगों ने 26,000 वोट दिए, तो मेरे को भी लगा कि मैं 17-18 हज़ार वोटों से चुनाव हारा। पहली बार मेरी पार्टी 3 नंबर पे आई, पहले 4 नंबर पे आती थी, फिर 3 नंबर पे आई। तो मुझे लगा इस चुनाव को हम जीत सकते हैं। अभी जब मैंने 15-20 दिन में हम चुनाव को यहाँ ला सकते हैं, अगर हम 5 साल लगातार काम करें तो हम जीत सकते हैं। मैं 5 साल लोगों के दुख में, दर्द में, उनकी मदद के लिए मैं खड़ा रहा। जो गरीब आदमी था उसकी बात सुनता था, भले आदमी की बात सुनता था, जिसकी जो हमसे बन पड़ती थी। अब किसी को थाने से समस्या है तो कुछ नहीं तो इतना तो हम कर ही सकते थे, तो उनको लेके थाने चले गए, थानेदार साहब से बात कर ली। चुनाव लड़ चुका था, मेरी एक पहचान बन चुकी थी। तो पहचान थी तो हमारी अपनी पहचान बता करके जब बात करते थे तो कुछ वेट भी मिलता था और लोगों की मदद भी हो जाती थी। तो बहुत सारे काम करते करते लोगों को लगा कि लोगों के बीच हम 5 साल सुबह से लगा के और शाम तक रहते थे, जो हमारा निरंतर आज तक है, आज भी हमारा यही हाल है। तो लोगों को लगा यार ये आदमी मेरी बात भी सुनता है, मेरी मदद भी करता है। और गाहे बगाहे कोई गरीब आदमी आया कि बेटी की शादी है, किसी को बीमारी है, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत है, बच्चों की फीस के लिए मदद कर दो। तो वो करते करते मेरी स्थिति ये हुई कि लोगों ने मुझे स्वीकार करना शुरू किया कि ये ठीक आदमी है। एक मेरी इमेज बनी और 2012 के चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत इस्टेब्लिश लीडर माननीय प्रेमलता कटियार जी को हरा दिया। लगातार जीती थी और 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रही थी और एक बार जब माननीय कल्याण सिंह जी कुर्सी से हटे थे तो उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी चला था और बहुत बड़ा बैकवर्ड का बहुत बड़ा चेहरा था। लेकिन उन्हें हमने हरा दिया और हारने के बाद वो तो चलो पीछे चले गए। फिर मैंने, क्योंकि मेरा एजेंडा था काम करना, तो मैंने अपने एजेंडे पर काम किया और मैंने कल्याणपुर की एक एक गली बनवाई
एक एक सड़क बनवाई। जो कभी कई सड़कें तो ऐसी थी, जब मैं बनवाने गया पहली बार तो वहाँ लोग कह रहे थे कि निगम साहब ये सड़क तो 50 साल बाद बन रही, कोई कह रहा 40 साल। 40 साल 50 साल तो सड़कें वो बनी ही नहीं थी, मतलब बनने के बाद दोबारा कभी नहीं बनी थी। 40-50 साल का सर बहुत बड़ा गैप हो गया, मतलब इतने सालों से। केवल सड़क 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 पर केवल खाली मिट्टी बाकी बची थी। बोले 40 साल के बाद आज आप सड़क बनवा रहे हैं। तो स्थिति ये थी उन सड़कों की। खैर मैंने एक एक सड़क छोड़िए, मैंने गली तक बनवा दी और मैंने कानपुर के लिए बहुत सारा काम किया। जैसे कानपुर में मैं चुनाव जीता, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करके लखनऊ के बाद सीधे मेट्रो में कानपुर ले गया। मैं 660 मेगावाट का पावर प्लांट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग के ले गया। मैं पनकी का थर्मल पावर प्लांट है जो मैंने, हमारे यहाँ गंगा बैराज से लखनऊ आने का रास्ता नहीं था, अब उसको हमने रास्ता बनवाया। पहले लोग जाजमऊ जाते थे, जब जाम में फंसते हुए 10-12 किलोमीटर फालतू चल के फिर तब वो आते थे। पहले वैसे भी सर बहुत लंबा जाम लगता है। बहुत लंबा जाम लगता था। इस रास्ते के बनने से बहुत सारे लोग जीटी रोड से इधर से होके निकल जाते थे। तो एक तो जीटी रोड का जाम कम हुआ, लखनऊ आने के रास्ते का भी जाम कम हुआ। तो एक वो बनवाया मैंने। कार्डियोलॉजी हमने एक्सपेंड कराई और उसमें कई सौ बेड बढ़वाए और बहुत शानदार बनवाई। कार्डियोलॉजी हमारे कानपुर की इतनी मशहूर है कि उसमें कई जिलों के दूर दूर तक आधे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। मैं भी उससे परिचित हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो उसकी स्थिति है। और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे रिक्वेस्ट करके एक 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हैलट में। हमारे यहाँ HBTI थी, 125 साल पुरानी संस्था, हरकोर्ट बटलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, कॉलेज है वो। तो आप समझिए उसको मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया। एक रामा वाली यूनिवर्सिटी और बनवा, 2 यूनिवर्सिटी बनवाई मैंने अपने कार्यकाल में। तो मैंने इतना काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा के, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और दूसरे अन्य लोग, और व्यक्तिगत मैं सुबह से लगा करके, अपने घर से लगा कर अपने दफ्तर तक, कम से कम मैं 250-300-400 लोगों को रोज व्यक्तिगत सुनता था, 1 to 1। किसकी जो भी प्रॉब्लम हुई, किसी की डीएम से, किसी की पुलिस से, किसी के फायर से, किसी की कहीं से, कहीं व्यापारी का, कहीं नौजवान का, कहीं गरीब का, किसान, सबकी सुनते थे और सबकी मदद करते थे। उससे ये एक मैसेज गया कि नहीं, सतीश निगम सबका काम करते हैं। तो उम्मीद ये थी कि चुनाव हम जीत जाएंगे। लेकिन जब ये मोदी जी की सरकार बनी 14 में, उसके बाद वो कुछ जो इन लोगों ने लोगों को जो भरमाया हिंदू मुसलमान में, इसमें उसमें, तो लोग थोड़ा सा नासमझी कर गए और मुझे 17 में हरा दिया। लेकिन वोट मेरा 20,000 बढ़ गया। वोट ग्राफ आपका बढ़ गया। 44,800 कुछ वोट में हम विधायक बन गए थे और 65,000 वोट पाके हम हार गए थे। बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब ये इसका मतलब पार्टियों की खींचतान भी इसमें कहीं ना कहीं रोल बहुत। तो नहीं, कोई खिस्तान नहीं थी हमारे यहाँ, कुछ इस तरह का नहीं था माहौल भी। जैसे जैसे सर जातिगत चेहरों को लगा दिया जाता है कि वोट काटने के लिए। जो इनका जो पोलराइजेशन का फैक्टर था वो उस वक्त काम कर गया। फिर हम अपना कंटिन्यूअस चुनाव हार बेशक गए, लेकिन हम जनता के बीच उसके दुख सुख में, उसकी अच्छाई बुराई मदद करने में हम तब भी रहे। 22 का चुनाव हुआ, वोट मेरे फिर बढ़ गए, 15,000 के 80,000 हो गए। इन चुनाव में मार्जिनल उससे फिर हार गया। मुझे हारना नहीं था चुनाव, लेकिन पता नहीं कैसे हार गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई हेड पर बेईमानी भी की। जैसे इन्होंने वोटर लिस्ट में, जो हमको वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट के पहले जो दिया, ये फाइनल है, और फिर आखिरी में चुनाव के दिन आई वोटर लिस्ट जो इनके पास थी। जो फाइनल लिस्ट दिया उसमें आदमी का नाम है, और जो फाइनल जो अंदर आई उस दिन चुनाव के बाद, जो इनके वो लेकर के आए, BLO जो लेकर के आए, तो वो जो अंदर इनका जो वो बैठा था ऑफिसर, उसमें नाम के आगे मोहर लगी थी डिलीटेड। तो हजारों वोट इन्होंने डिलीटेड लिख करके वो हटा दिए, मेरे लोगों के वोट थे। सर विधानसभा चुनाव के बाद जो है अखिलेश यादव जी ने भी बड़े स्तर पर एक ये भी आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं कई सारे प्रत्याशियों को हराने का काम कहीं ना कहीं यहाँ के बैठे हुए जो यहाँ पे प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी। हाँ, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ और उसमें प्रशासन को भी मिला करके इस तरीके से वोटों का डैमेज किया गया। और पोलराइजेशन करने का प्रयास जो इनका रहता है, आज भी रहता है, ये लोगों का बंटवारा करके, जैसे अंग्रेज लोग करते थे, हिंदू मुसलमान में बांटते थे, ऊंच नीचे बांटते थे,
अगले पिछड़े दलित में बांटते थे। तो जो बंटवारे करके पॉलिटिक्स करने का उनका था शासन, उनने चलाया इतने साल, वैसे ये मतलब बंटवारा ही करके कुर्सी पे वोट डालो और राज करो। वोट डालो। अच्छा सर, हमने जो आपका सोशल क्राइटेरिया चेक कराया है कल्याणपुर विधानसभा, क्योंकि आपकी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर तो आपको लोग एक तरीके से विश्वकर्मा के तौर पर कहते हैं कि हमारे विश्वकर्मा हैं, इन्होंने पूरी सड़कों का जो जाल बना दिया है। बहुत सारे लोग विकास पुरुष भी कहते हैं, लेकिन जब जनमत नहीं मिला तो कहीं न कहीं आपको निराशा भी हुई होगी कि कहीं न कहीं हम नहीं चयनित हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जनता से भूल हुई है वोट करने में। जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर लोगों ने वोट किया, किसी नेता के चेहरे पर वोट किया। मेरा मानना है कि अब जनता को एहसास हो रहा है कि हमने गलती की, और गलती का एहसास इसलिए भी हो रहा है। देखो, मेरा भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि जब अच्छा आदमी जीतता है तो जनता जीतती है, और जब खराब आदमी जीतता है, जनता की न सुनने वाला जीतता है, काम न करने वाला जीतता है, तो हारती भी जनता है। मेरा तो नाम हारा कि सतीश निगम हार गए। सच कौन है? सच क्या है? सच तो यही है कि लोग हार गए, काम तो लोगों के नहीं हो रहे। हमें जब कोई आदमी आता है कि मेरा ये काम है, और उसका काम हम जिस तरह से करना चाहते नहीं कर पाते हैं, या वो नहीं होता है, तो मुझे आंतरिक दुख होता है कि हम इस आदमी की मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन कष्ट तो उसको हमसे बड़ा है ना, जो मदद मांगने आया है। उस बेचारे को तो ये एहसास भी नहीं कि हम कितनी परेशानी गुजर रहे हैं। लेकिन अब 10 सालों में लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पोटली है। उसका नाम ही है बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी। और भी न जाने कितने नाम लोगों ने रखे हैं, तो झूठी पार्टी है ये। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, केवल अभी तक ये हिंदू मुसलमान करके पोलराइज कर रहे हैं। अब ये एक नया शिगुफा ले आए, अभी जो आपने देखा ये इसमें यूजीसी में। कभी हमारे यहाँ सामाजिक समरसता रही है, हम समाजवादी लोग हैं। हम कभी किसी जाति धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना पसंद नहीं करते, ना हमारी समाजवादी सोच है। हम सभी, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी रैली में कल भी कहा कि पीडीए का मतलब खाली पिछड़े दलित आदिवासी या अगड़े नहीं है। उसमें पीडीए का मतलब जो है पीड़ित दुखी और अपमानित लोग भी हैं। आज आप बताइए, ऐसा कौन सा के जाति के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं जो पीड़ा नहीं उठा रहे और अपमानित नहीं हो रहे? आज क्या ब्राह्मण समाज अपमानित नहीं हो रहा है? तो सर, इसको अगर देखा जाए जातिगत फैक्टर में कि कहीं न कहीं आने वाले समय में जातिगत भेदभाव, और जैसे हिंदू, मुस्लिम और अभी जैसे यूजीसी के बाद से कहीं न कहीं हिंदुओं में भी फूट डालो और राज करो की स्थिति आ गई है। इस पर यही मैं आपको कह रहा था कि इन लोगों ने लोगों को अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स को अपनाते हुए फूट की फूट करो और राज करो, उसी प्रैक्टिस पर आज तक चलते रहे, और इनकी ये प्रैक्टिस अब तक तो कामयाब हो गई। लेकिन अब जनता जान गई है कि केवल इससे पेट नहीं भरेगा। लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, सस्ती शिक्षा नहीं मिल रही, और लोगों के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौजवान हमारा सब पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, और साथ ही साथ जो है महंगाई चरम पर है। आम आदमी के लिए जीना हराम हो गया है। तो अब आदमी महसूस करने लगा ये हमारे लिए नहीं है। अभी तक खासकर सवर्ण लोगों को ये लगता था, सवर्ण में तो हम भी सवर्ण हैं और आप भी सवर्ण हैं। हमारे यहाँ सवर्णों को लगता था कि साहब ये हमारी पार्टी है। लेकिन इन्होंने यूजीसी ला के ये बता दिया, देखो दलित बैकवर्ड के साथ तो बीजेपी हमेशा अन्याय करती रही, नौकरी पेशा लोगों के साथ अन्याय करती रही, किसानों के लिए अन्याय करती रही, नौजवानों का भविष्य कभी इन्होंने अच्छा बनाया ही नहीं, शिक्षा के लिए कोई काम तो किया ही नहीं। तो उनको तो निराशा पहले से थी कि हमारे लिए नहीं करेंगे, और सवर्णों को भरोसा था कि ये मेरी पार्टी है। तो यूजीसी ला के इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम साहब सामाजिक समरसता में हिंदुओं को भी हम दलित बैकवर्ड को हम चाहते हैं, ना हम सवर्णों को चाहते हैं। दोनों को लड़ाने का काम किया। तो जबकि हमारे यहाँ तो क्या हर मोहल्ले में हर जाति के लोग रहते हैं, हम लोग सब मिल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। समाजवादी सोच सबको साथ लेके चलने की है, किसी एक को हाँ, दलित बैकवर्ड को हम लोग इसलिए ज्यादा वो करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेहाली, सबसे ज्यादा अशिक्षा इन्हीं लोगों में तो है। तो कैसे, जब तक ये लोग शिक्षित नहीं होंगे, मेरा मानना है जब तक दलितों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक तमाम बेचारे बैकवर्ड जिनके पास बच्चों को पढ़ाने, पेट भरने के लिए पैसे नहीं, पढ़ाना तो बात की बात है,
उनके जब तक बच्चों को साधन सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वो आगे नहीं आएंगे समाज में इक्वलिटी कैसे आएगी, समाज में एक रास्ता कैसे आएगी। समानता देखिए बहुत सारी चीजें हैं, समानता खाली आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी होनी चाहिए। जो गैर बराबरी है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर लेवल पर उसको बराबरी का हक है, उसको मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने 5 साल पूरा केवल यही काम किया कि हम लोग सबके जीवन को उठाने का काम करते रहे। हमारी सरकार ने, आपको याद होगा कि लैपटॉप दिया, कभी ये बंटवारा तो नहीं किया कि इस जाति को देना है, उस जाति को नहीं देना है। कन्या विद्याधन दिया, सबको दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, सबको दिया। तो जो भी हम लोगों ने किया है, हमारी बेटी उसका कल, उसमें पैसा दिया, सबको दिया। हमारी कोई योजना जाति आधारित नहीं थी। हमारी सारी योजनाएं आम आदमी, गरीब आदमी, जनता के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने किया, और हम लोग हमेशा वही हम लोग करना चाहते हैं। माना जाता है सर कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं को, मतलब हिंदू समर्थित पार्टी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में शंकराचार्य जी के मुद्दे पर कहीं हद तक जो है, काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी गर्मी गर्मा भी बनी रही। शंकराचार्य जी ने लखनऊ में भी अपने प्रोटेस्ट किए, और कहा जाता है कि वो सपा समर्थित संत बन चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या हिंदुओं में भी अखंडता हो? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ शंकराचार्य 4 हैं, और शंकराचार्य महाराज को भगवान का दर्जा दिया था, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। और मेरा मानना है कि सनातन, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, सनातन की धर्म ध्वजा अगर किसी के हाथ में है तो वो सारे हमारे शंकराचार्य हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो शंकराचार्य ही मानने से मना कर रहे हैं सर। नहीं, सुन तो लीजिए, हमारे जो सनातन धर्म की धर्म ध्वजा है वो शंकराचार्यों के हाथ में है। और जब शंकराचार्य जैसे शीर्ष पद पर बैठे, शीर्ष धार्मिक पद पर बैठे, उनका एक तरीके से ये भी अपमान था। खाली आज ये योगी जी नहीं कर रहे हैं, इनका अपमान तो मोदी जी ने भी किया। जब भगवान राम मंदिर का जो है वो हुआ था शिलान्यास का कार्यक्रम, तो केवल मोदी जी आए थे। उस वक्त तो योगी जी को भी तो पीछे कर दिया था उन्होंने। योगी जी भी नहीं था, अकेले चल रहे थे वो। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, तब शंकराचार्यों को बुलाया भी नहीं गया था, जबकि शंकराचार्यों का एक कहना था कि अपूर्ण मंदिर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो सनातन के खिलाफ थी, जो धर्म के खिलाफ थी, वो भी की गई। और जहां तक बात रह गई है शंकराचार्य की, आपने कहा, तो जब जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे हो तो न मानेगा शंकराचार्य को। शंकराचार्य जी को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनमें ईश्वरीय कहीं ना कहीं गुण है, तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। अब कोई नहीं मानता है तो उसको ये मानना चाहिए कि मानसिक रूप से ऐसा आदमी जो उनसे सवाल करे कि आप नहीं हैं, तो ये मानसिक रूप से विकृत है आदमी, मेरा मानना है, कोई हो चाहे। एसआईआर पे भी सर पूरी हो जाने दीजिए। और जैसे ये कहा जाता है, जैसे कहा गया, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उनको माना जाता है। शंकराचार्य किसी पार्टी का नहीं होता। शंकराचार्य, मैंने जैसा कि कहा, कि सनातन की धर्म ध्वजा का वाहक है, वाहक है शंकराचार्य जी। तो भगवान शंकराचार्य जी न समाजवादी पार्टी के होते हैं, न किसी पार्टी के होते हैं, वो सारे हिंदू धर्म के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस पर सवाल खड़ा करके उनको धर्म में बांट दे, पार्टी में बांट दे, या जाति में बांट दे, ये उस धार्मिक लिहाज से भी ठीक नहीं है, सनातन के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, जो उनके साथ अपमानजनक और पीड़ाजनक व्यवहार किया गया, जो उन पर ऐसा दुष्कृत्य का आरोप लगाया गया जो घिनौना है, मेरा मानना है कि लगाने वाले के ऊपर सुना है मैंने बहुत सारे खुद ही इस तरह के आरोप हैं, लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है जो आरोप लगवा रहा है? हमारे प्रदेश के कौन से बड़े नेता हैं जो इसके पीछे खड़े हैं? मेरा मानना है उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आपने आसमान पर थूकने का काम किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब जो कोई आसमान पर थूकता उसके मुंह पर गिरता है, ये उनके मुंह पर ही गिरेगा। और जनता जान गई है कि योगी के कपड़े पहन लेने से, या योगी नाम लिख लेने से, या कोई गेरुए कपड़े पहन ले और ये सोच ले कि हम धर्म के ठेकेदार हो गए, तो ऐसे लोगों पर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन्हें कोई धार्मिक मानेगा। जिन लोगों ने खुद अपने ऊपर लगे दर्जनों केस, ये शायद हिंदुस्तान की पहली ये मिसाल होगी कि खुद मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहा है। ऐसा कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा कि पहला जो है
जो नज़रिया है, तो मेरा मानना है कि ये पहली मिसाल है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को जो स्वयं आपराधिक कृत्यों में शामिल रहे हों, उन्हें ऐसे महान धार्मिक नेता हमारे माननीय भगवान शंकराचार्य जी पर आरोप लगाने का तो अधिकार भी नहीं है। उन पर मतलब कोई कमेंट की तो बात छोड़िए, वो तो ऐसे लोगों के नज़दीक जाने का भी अधिकारी नहीं है और धर्म की बात करने का भी अधिकारी नहीं है। तो सच ये है कि ना ये सनातन के, चाहे ये दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ना ये सनातन के हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना ये किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं। ये केवल धार्मिक और जातियों में बंटवारा करके लोगों को बांट करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अब डर गए हैं। इन्हें डर लगने लगा। अभी देखो परसों नरसों रैली हुई, इतना बड़ा केवल सरकारी लोगों को लाके बैठाला गया। अगर सरकारी लोग और किसी इंस्टीट्यूशन के अगर बच्चे नहीं आए होते तो सारी कुर्सियां खाली मिलती। तो आप सोच लीजिए। और कल माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई। मेरा मानना है नोएडा जैसे क्षेत्र में वहां इतनी बड़ी रैली हुई, तो मेरा मानना है तो रैली हुई और इतनी बड़ी हुई है जिससे घबराहट हो गई भारतीय जनता पार्टी को। और जब यहाँ होगी, जब सेंट्रल यूपी और इधर ईस्टर्न यूपी में रैली होगी, तो रैली नहीं होगी, वो इतनी बड़ी भीड़ होगी कि उसको हम कौन सा नाम दें। तो मेरा ये मानना है कि अब लोग जान गए हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं। क्या लगता है सर कि आने वाले समय में जो है क्या होने 2027 में सरकार बदलने जा रही और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होने जा रहा है। विकास कार्य पे अगर जो, क्योंकि योगी जी बराबर कहते रहते हैं कि भाजपा के सरकार में ऐसा कर दिया गया, विकास की रफ्तार बढ़ गई है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कहाँ तक विकास की जो ट्रेन है वो कहाँ तक पहुँच रही है? अभी तक तो जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ या कोई तस्वीर छापी गई उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की, तो हमारा वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वही दिखाती रही है। तो सपा के सरकार दिखाते रहे, वही कह रहे हैं। हमारे हमारे हमारी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बनाए हुए कामों को तो दिखाते रहे। हम तो ये इनसे पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा काम बताओ जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ना शुरू किया हो, तुमने शुरू करके खत्म किया हो। एक भी ऐसा काम ये नहीं गिना सकते कि हमने शुरू करके खत्म किया। जिस काम को हम शुरू करके गए थे वो पूरा हो गया हो, वो अलग बात है। जिस काम को हम चैनल में डाल के गए थे वो काम हो गया, अलग बात है। आपकी सोच से एक भी काम हुआ हो तो बताओ। अभी जैसे एक मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि हर जिले में 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल तो आप ठीक बना रहे हैं, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कैंसर की दवाओं पर आप क्यों एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, उन पर जीएसटी क्यों लगाते हैं, उनको एकदम फ्री क्यों नहीं करते? सारी दवा वो तो सर वैसे भी बहुत महंगी आती है, सारी कॉस्ट दवाओं को फ्री करना चाहिए, नहीं है। और दवाओं पर जो बड़े बड़े अस्पतालों में लूट हो रही, एमआरपी पर दे रहे हैं, उस पर कौन रोक लगाएगा? तो कुछ भी काम ये सरकार नहीं कर रही है और किसी भी तरीके से ये सरकार जनता के भले के लिए नहीं है। ये 5 साल सत्ता का सुख भोगते हैं, केवल खाली जातिगत और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं और लोगों को वही संदेशा भी देने का प्रयास करते हैं कि हमने इनके साथ ये जाति इसलिए की क्योंकि ये इस धर्म के हैं या इस जाति के हैं। तो मेरा मानना है ये जो है विकृत मस्तिष्क का काम है और विकृत मस्तिष्क के लोग दिल्ली से लगा के लखनऊ तक बैठ गए। सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव करना है या बदलाव के कैसे बयान? देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मेरा मानना, मेरे क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, कार्डियोलॉजी हो, चाहे एनएसआई हो, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, चाहे आईआईपीआर हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, बड़े बड़े संस्थान सब मेरे यहाँ। एचबीटीआई है, एचबीटीयू है, और भी तमाम, सीएसए है, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, सीएसजेएम है, हमारे 3 तो यूनिवर्सिटी है मेरे यहाँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग रहते हों, मेरा मानना है उन्हें सोचने में अब समझ में आ रहा होगा कि मेरा भला किस। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब से
8-10 साल पहले। मेडिकल में एडमिशन जब प्राइवेट स्कूल में होता था तो एमबीबीएस के लिए 8-9 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए फीस थी। आज बढ़ा के इस सरकार ने 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, अगर 20-22 कल किसी गरीब आदमी का या सामान्य आमदनी वाले आदमी का बच्चा अगर कल नीट में सेलेक्ट हो जाए, उसे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सरकार की सीटें तो बहुत कम हैं, निश्चित रूप प्राइवेट की ज़्यादा हैं, और प्राइवेट मिल जाए तो क्या वो 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साल में देने की स्थिति में है? वो निश्चित रूप से नहीं दे सकता। हम तो सरकार को तब अप्रिशिएट करते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जब फीस बढ़ी हुई फीस को घटा के आप 4 लाख कर देते, ताकि आम आदमी की रेंज में आ जाती। ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़े। ये सरकार चाहती है कि हम जब गरीब आदमी के बच्चे के हाथ में झंडा पकड़ा दें कि तुम हमारी तिरंगा यात्रा में निकलो, तो वो सवाल न पूछे कि तिरंगा यात्रा क्यों? क्योंकि तुमने देश के साथ तो कभी इंसाफ किया नहीं। और चाहे केंद्र की सरकार हो, आप देख लीजिए, पूरे देश का मान घटा दिया इन्होंने पूरी दुनिया में। आप देखिए कैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, कैसे ब्लैकमेल। एप्स्टीन फाइल्स पे अभी कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं, ये बातें बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे? जब एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं तो क्यों नहीं बनेंगे मीम्स? बनना भी चाहिए। और कितने लोगों का, कितने बड़े बड़े लोगों का इस्तीफा हो गया, अपने पदों से हट गए, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा है। खुद ट्रंप जो इनके दोस्त हैं वो भी इसी में शामिल हैं। हम तो कह रहे ट्रंप भी शामिल हैं, और इनके खास दोस्त हैं तो ये भी उसी में शामिल हैं। अब वहाँ एप्स्टीन फाइल में ये किस तरह से दर्ज है तो यही जानते होंगे, या कभी खुलासा होगा तो पूरा देश जानेगा। अभी तो आप देख रहे, अभी कल ही उन्होंने डाला, सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला है मोदी जी के बारे में, कई लड़कियों को लेकर आरोप उन्होंने लगाया है कि हम 4 नाम, उन्होंने कहा मैं 4 नाम तो ऐसे ही जानता हूँ। तो सोच लिए इनके नेता इनके कृत्यों के बारे में बता रहे। तो सुब्रमण्यम स्वामी कोई समाजवादी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के नहीं है, विपक्ष के नहीं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। और जब आरोप लगा रहे हैं तो इनके, अगर झूठा है तो कार्रवाई करें ना, अगर दम है तो क्यों नहीं करते? और अगर आरोप सच है तो नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा क्या फीस, आपको याद होगा, पहली तो फीस की बात कर लें पूरी, कि सरकार को फीस कम करना चाहिए ताकि आम आदमी का बच्चा भी अच्छी पढ़ाई पढ़ सके। और ये पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा कि झंडा लेके तुम्हारे पीछे क्यों चलें, तुमने हमारे लिए क्या किया। इसलिए गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, बैकवर्ड का बच्चा, या किसी जात में गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं पावे, ये इनकी नीति है। और अगर शिक्षा मिले भी तो इनकी वो शिक्षा मिले जो सांप्रदायिक है, जैसा कि इनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहने जा रहा था कि थोड़ा विस्मृत कर गया भाई, मैं बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा था, जाने दीजिए, अभी याद आएगी तो कहेंगे। मतलब अभी लगातार जनता के द्वारा दिखाया जा रहा है कि क्राइसिस चल रही है, सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है, और महंगा भी हो चुका है, और कई जगह देखा जा रहा है कि होटलों में भी सिलेंडर का ही कह करके कि सिलेंडर महंगा हो गया है, नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से रेट भी बढ़ाए गए हैं। और सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा ये झूठी सरकार है, झूठी पार्टी है। आप एक बात देखिए, और ये चोर पार्टी भी है, ये भी हम कह रहे चोर पार्टी है। पूरी दुनिया में किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। ये एक ऐसी सरकार है जिसने सब्सिडी में भी चोरी की। किसानों की यूरिया और डीएपी पहले 5 किलो कम की, अब 10 किलो कम की और कीमत बढ़ा दी। और उसके बाद भी डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं है सोसाइटी में। मैं खुद बैठा हूँ, 1850 रुपए की डीएपी की बोरी ली जो 1260 रुपए मिलती है, मैंने खुद खरीदी, ब्लैक में ली मैंने। क्यों? बोने में लेट हो रहा था, अगर और लेट आपको भी सर ब्लैक में खरीदनी पड़ी? खुद कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, थी नहीं मार्केट सोसाइटी। बहुत बड़ी बात, आप मतलब बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। नहीं, ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं इस बात को तस्दीक करा सकता हूँ, मौके पे चलिए, मौके पे तस्दीक करा सकता हूँ, जिससे खरीदी मैं वो भी कैसे आपको बता दूँ। तो आप सोचिए सर आम आदमी की फिर क्या हालत हो सकती है? कहने जा रहा हूँ, मैं तो पूर्व विधायक हूँ। जब मुझे नहीं मिली, सोसाइटी में ही नहीं, बेचारे किसान शाम से लाइन लगा के बैठते थे, शाम से लाइन लगा के बैठते थे, और उसके बाद सुबह तक बेचारे डंडे खाते थे, पुलिस आती थी तब भी नहीं मिलती थी। तो
एक पुराने जमाने का नारा आपको याद होगा, खा गई शक्कर पी गई तेल। और ये देखो किसका खेल, वो अब नाम नहीं लेंगे, दुनिया में नहीं है बेचारी वो, लेकिन पहले नारा होता था। तो आप सोचिए, पहले इस सरकार ने तेल भी पी लिया, कहाँ मिट्टी का तेल अब कहीं ही नहीं, चलन से बाहर हो गया। और खाना जो देते हैं, जो जिसको कहते हैं कि 5 किलो हम दे रहे गरीबों को, कभी जुंडी का नाम आपने नहीं सुना होगा, या खाया तो नहीं होगा कम से कम, नहीं खाया ना। तो हम तो गांव वाले लोग, हम तो जुंडी भी खाए हैं भाई, जुंडी बाजरा सभी खाते हैं। सोचिए ऐसी ऐसी चीजें ला के दे रहे जो आम आदमी आमतौर पर नहीं खाता शहर में, वो गरीबों में बांट रहे, सड़ा हुआ राशन, खराब सा चावल, जिसको लोग बेच देते हैं और वो लोग ले जाके पता नहीं कहाँ बेचते हैं। और बाकायदे फेरी वाले निकलते हैं कि चावल बेच दो, गेहूं बेच दो, इस तरह से निकलते हैं। मतलब एक तरफ सरकार दे रही है सड़ा हुआ राशन और दूसरी तरफ बिक रहा है। सच कह रहे हैं, ये राशन जो देते हैं वो लोग ले जाके क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं खुद देखता हूँ तमाम सारे ठेली वाले निकलते हैं और वही राशन खरीद लेते हैं और उस पैसे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश को कहाँ खड़ा कर दिया। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जो आपने पूछा, क्या क्या पूछा आपने? हमने महंगाई की अभी बात करी, सिलेंडर की बात करी कि सरकार जी 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 सिलेंडर पहले 14 किलो का आता था ना भर्ती में, ये पहले 14 अब कितने का आ गया नया सिलेंडर? तो 10 किलो का शायद आया है, सरकार ने 10। 60 रुपए बढ़ा दी। और याद करिए 2014 में 400 साढ़े 400 रुपए सिलेंडर होगा। ये बहुत बड़े दानी हैं, देश के 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर में, एक सिलेंडर में कम से कम 500 रुपए इन्होंने बढ़ा लिए और राशन देते 100 रुपए का, और 500 रुपए खाली सिलेंडर में ले लिए गरीब आदमी से। और साथ ही साथ इन्होंने हर चीज महंगी कर दी, जीएसटी की कई स्लैब बना दी, नारा दिया एक देश एक कर, लेकिन एक कर में इतनी इन्होंने मतलब लूट कर ली, 9 साल लूटा, 28% तक लोगों से लिया जीएसटी। 9 साल लूटने के बाद इनको लगा कि अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा कम कर दो, नहीं लोग दौड़ाएंगे अब की। तो ऐसे ऐसे कम किया जैसे लोगों पर उपकार कर रहे हो कि साहब मैंने कम कर दी, कम कर दी। अरे भाई लूटा भी तो तुम्ही ने जीएसटी लगा के यार, कोई और थोड़ी लाया था। एक अगर कोई बहुत छोटा सा अगर अमाउंट लिया जा रहा होता जीएसटी के नाम पर, शायद कोई एतराज भी नहीं करता। तो जीएसटी के नाम पे लूटा। और दूसरी लूट का एक और तरीका निकाला, इसमें भी जनता को मूर्ख बनाया, इसमें झूठ बोला जनता। जैसे कहा किताबें फ्री कर देंगे जीएसटी से, लेकिन कागज पर जीएसटी बढ़ा दी। अब कागज पे आपने बढ़ा दी तो किताब तो जो है अपने आप ही में तो कागज से ही छपेगी। तो सस्ता क्या किया तुमने? सस्ता क्या किया? कुछ भी नहीं, उतनी महंगी है। कान घुमा के पकड़ लिया। कपड़े पे कहा जीएसटी फ्री कर देंगे, लेकिन धागा महंगा कर दिया। तो ये सरकार लोगों को भरमाती है, धोखा देती है, झूठ बोलती है और केवल पोलराइजेशन पर टिकी थी। आज आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। आप समझिए 40 रुपए 2014 में 40 रुपए किलो तेल बिकता था, आज अडानी का तेल खरीदने जाओ तो 250 रुपए का है। 200 ग्राम का डिब्बा 50 रुपए का है, अब शायद कुछ और बढ़ गए। तो 50 रुपए का मुझे याद है 200 ग्राम का डिब्बा, तो 5 किलो 250 रुपए का हुआ। 250, ये तो कोलू सब बंद करने जा रहे थे प्राइवेट कि अब केवल अडानी का तेल बिकेगा। वो तो कहो मतलब भला कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो बच गया। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? 750 किसान मर गए आंदोलन करते। अगर ये किसान अगर इतना आंदोलन नहीं करते और बिल वापस नहीं होते, ये तो सारी जमीन बेच देते सब अडानी और अंबानी के नाम पर, पतियों को देते के नाम चली जाती। आप सोचिए कैसा शोषण हो रहा है किसान का। कौन किसान जो दिसंबर जनवरी की सर्दी में जब हम रजाई से बाहर मुंह नहीं निकालना पसंद करते, तब वो घुटनों तक खेत में जाकर के पानी के अंदर खेतों में पानी लगाने का काम करता है। कौन किसान जिसका बेटा सरहद पर भाग दौड़ करके सेना में भर्ती होकर सरहद पर गोली खाता सीने पर, तब देश को सुरक्षित रखता है और हम लोग अपने घरों में सोते हैं। तो सोचिए वो किसान जब ये उसके नहीं है, जिससे देश सुरक्षित है, जिससे देश का पेट भरता है, ये किसके होंगे? किसके होंगे बताइए? नौजवान हमारा कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो अब तक तो देश का कोई नौजवान नौकरी के बगैर बचने नहीं चाहिए था। अब बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नौकरी जो गवर्नमेंट की भर्तियां वो तक नहीं इन्होंने पूरी की। सरकार कह रही है कि हम लाखों भर्तियां कर रहे हैं हर साल, लेकिन वो संविदा और आउटसोर्सिंग पर की जा रही हैं। तो संविदा आउटसोर्सिंग को किस तरीके से सर देखते हैं?
मैंने एक बात कही कि देखिए, ये सरकार संविधान विरोधी है और इनकी मंशा यही थी कि हम 400 सीट जीत के लाएं और हम आरक्षण खत्म कर दें, संविधान को खत्म कर दें। ये ना बाबा साहब अम्बेडकर जी को, न भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना कानून भी नहीं मानते। ये सीआरपीसी, आईपीसी भी नहीं मानते। अगर सीआरपीसी, आईपीसी मानते होते, अगर इनके मन में न्यायालय का सम्मान होता, जो सड़क पर इनकाउंटर हो रहे, ये कभी नहीं होते। सजा देने का काम किसका है? सजा देने का काम है न्यायालय का। पुलिस का काम है कि आप गिरफ्तार करिए, कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए, आप कीजिए, मजबूत चार्जशीट लगाइए, कोर्ट तय करेगा कि इसको क्या सजा मिलनी है। लेकिन यहाँ तो हमारे सजा के मुख्तार या तो सूबे के मुखिया हैं या इनकी पुलिस है। तो ये सब चल तो रहा है, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। आप कहना चाहते हैं सर कि न्यायालय में न्याय हो उसके पहले ही सरकार एक्शन ले लेती? नहीं, एक्शन लेते ना, इनके बुलडोजर नीति पर रोक लगाई गई। भाई क्या मतलब है? आप जिस मकान को गिराते हैं, हो सकता है किसी परिवार, किसी एक बच्चे से अपराध हो जाता हो। अपराध की समर्थक समाजवादी पार्टी कभी नहीं है। ये आरोप लगाया जाता है कि ऐसी पार्टी वैसी पार्टी, झूठ है ये। हम लोग अपराध के समर्थक कभी नहीं रहे। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तो वैसे भी अपराध से बहुत दूर है। अगर दूर नहीं होते तो उनके खिलाफ मुकदमा आज तक एक भी नहीं है। और जबकि जो अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते, उनके खिलाफ 4 दर्जन मुकदमे थे कि नहीं थे? तो आप बताइए, जब 4 दर्जन मुकदमे वाला हमें अपराधी कह रहा है, तो उसको आईने के सामने कभी खड़े नहीं होते वो? उन्हें आईने के सामने एक बार खड़े होकर स्वयं को देखना चाहिए कि तुम क्या हो, तब आरोप दूसरे पे आप लगाए। लास्ट सवाल, एसआईआर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एसआईआर पे कई प्रदेशों में ये मतलब जो अलग अलग पार्टियों की सरकार रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी घेरती दिखती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में एसआईआर शुरू की गई। एसआईआर एक वैसे ये भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी का, संगठित गिरोह है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। और इस गिरोह में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। इस गिरोह में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। और इसमें ये कुछ इनके गिरोह में प्रशासनिक अमले के लोग भी शामिल हैं, जो वक्त आने पर बेनकाब भी होंगे। कभी वक्त आएगा तो ये बेनकाब भी सब होंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के लोग शामिल हैं, ये उसमें चुनाव आयोग को मिला के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव में लेकर के जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में की गई, तो चुनाव जीता नहीं गया है, वो चुनाव पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो हाँ पोलिंग हुआ है वो सही नहीं? जानबूझ करके जो पीडीए के वोटर्स थे उनको काटा गया, जानबूझ के पार्टी के हमारे वोट काटे गए, गठबंधन के वोट काटे गए। और इसके अलावा मतलब एसआईआर शुरू की उस वक्त जब उसको ठीक करने का मौका भी नहीं मिला, तुरंत काटे और तुरंत चुनाव हो गया। तो बिहार तो इनने बेईमानी जीत लिया। अभी देखिए, चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल का, इनको इनकी हैसियत पता हो जाएगी, इनकी हैसियत क्या। और 27 में उत्तर प्रदेश में इनको हैसियत पता हो जाएगी, इनकी सच में हैसियत क्या। तो एसआईआर ये करने चले बिहार में सर कहा जाता है, इस नियत से ये करने चले थे, ये एसआईआर में भी फ्लॉप हो गए, क्योंकि यूपी में वक्त मिला। अब ये रो रहे कि साहब हमारा वोट कट गया, इसको बढ़ाया जाए। अभी तो खुद ही स्टेटमेंट आपने देखा, ये बीएलओ तक इनने अपने, मतलब सोच लीजिए, आप सोच सकते हैं कि चुनाव में जो इन्होंने बीएलओ लगाए, वो भी इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर लगाए। जो तो वहाँ भी जाते, हाँ, पहले लगाए गए, वो हटा दिए गए। लेकिन जिन पर बड़ा भरोसा था यूजीसी में, उन्हें भी इन्होंने दगा दे दिया। आप सोचिए, पहले जिनको एक के बाद एक जो है भरोसे टूट। देखिए, एक बात सुनिए, ये मैंने कहा ना, दलित बैकवर्ड के साथ, पिछड़ों अगड़ों के साथ, और ये पिछड़े दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक के साथ तो अन्याय हमेशा ही करते ही रहे। इनकी नियति कभी नहीं रही इनकी मदद करने की। लेकिन जो इनका कोर वोटर था, इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। व्यापारी बेचारा परेशान है ही, नौजवान बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, बच्चे हमारे शिक्षा नहीं पा रहे, सस्ती शिक्षा नहीं की जा रही। समाजवादी पार्टी को यही नारा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। ये तो उसके जस्ट विपरीत है, दवा पढ़ाई महंगी कर दी। और यही आपके लखनऊ में राम मनोहर लोहिया में 1 रुपए का पर्चा बनता था, जो हमारे नेताजी ने किया था, जो अब 100 रुपए का पर्चा हो गया। मालूम है आपको? 100 रुपए का पर्चा हो गया, मालूम करिएगा जाकर। मालूम है ना, 100 रुपए का पर्चा हो गया। क्या नियत इनकी, सस्ती शिक्षा
अब सस्ता इलाज देने की इनकी नीयत हो सकती है। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने समय में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, आप सोचिए कितना बड़ा काम किया था कि 1 रुपए का दवा का पर्चा, बेड शुल्क फ्री, दवाएं सारी फ्री, अल्ट्रासाउंड और छोटी-मोटी जांचें सारी फ्री, आपका एमआरआई 2,500 रुपए में, ये सब व्यवस्था हमारी सरकार में हुई थी। और यही नहीं, विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए तक किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए मेडिकल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने व्यवस्था की। इस सरकार में तो कुछ भी नहीं है, केवल झूठ बोलते ही है। ना ये किसानों की सरकार है, ना अब देखिए ना नौजवानों को क्या भविष्य बनाया, 4 साल की सेना में अग्निवीर की भर्ती। ये तो अच्छा हुआ पूरी बहुमत की सरकार नहीं आई। अगर पूरी बहुमत की सरकार आती तो ये मास्टर साहब भी ये 4 साल की भर्ती करते, ये बैंकों की नौकरी भी 4 साल की भर्ती करते। और आउटसोर्सिंग इनका जो है, ये केवल और केवल नौजवानों का शोषण का तरीका है। आउटसोर्सिंग का भी खेल है। आउटसोर्सिंग किसी एक एजेंसी को दी गई, जिस एजेंसी को आउटसोर्सिंग दी जाती उससे मोटी रकम वसूल ली जाती, बेईमानी पहले ले ली जाती। और वो जब आउटसोर्सिंग से जब किसी आदमी को रखता है तो उसको देने होते हैं, अगर मानो 14-15 हजार, तो देता है 8,000, 7,000, 10,000 और सिग्नेचर कराता है ज्यादा अमाउंट पर। नंबर 1। नंबर दूसरा, काम देने के पहले वो 50,000 रुपए सिक्योरिटी, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा कराता है। तो आप सोचिए 8-10 हजार की नौकरी के लिए सर 50 से 1 लाख 1 लाख रुपए तक सिक्योरिटी जमा कराता है। क्या आपको काम दे रहे हैं, आप इतनी सिक्योरिटी जमा करिए। देश में तमाम बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, बेचारे मजबूरी में कहीं से कार्ड मांग के ये भी करते हैं। किसी तरह काम तो चले, रोटी तो खाएं। तो उनका उज्जवल भविष्य तो अंधेरे में डाल दिया, रोटी तक की लाले कर दी नौजवानों को। तो ये आउटसोर्सिंग ये इसी नीयत से लाए थे, बेईमानी की नीयत से। पैसे भी कमाएंगे और किसी को अगर परमानेंट भर्ती करेंगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह से बचेंगे। तो सरकार पर राजस्व का बोझ ना पड़े। और नौजवान तो बेरोजगार तमाम घूम ही रहे हैं, मिल भी जाएंगे। तो आउटसोर्सिंग वही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि आउटसोर्सिंग को खत्म करेंगे, नौजवानों को हम लोग पक्की नौकरी देने का काम करेंगे और जितने संविदा पे लगे हैं लंबे समय से सबको हम लोग परमानेंट करने का। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर ये समाजवादी पार्टी। ये स्टेटमेंट हम लोग खाली बड़ा नहीं देते, हम लोग काम भी बड़े करते हैं। हम लोग खाली बड़े स्टेटमेंट नहीं देते। आज उत्तर प्रदेश में जो भी विकास के काम हुए थे, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो कराए थे, आज भी हमारे वही काम केवल दिखाई दे रहे। भारतीय जनता पार्टी इस लखनऊ जैसे राजधानी में अपना एक काम नहीं अपना गिना सकती। समझ रहे हैं आप, एक काम नहीं गिना सकती कि हमने शुरू किया, ये हमने कराया। और जो भी काम इन्होंने किया, हमारे काम चोरी कर लिए इन्होंने। लोक भवन हमने बनवाया, हमारे टाइम पे बना और प्रतिमा लगा दी, है ना। तो ये केवल खाली ये करते हैं। अटल बिहारी जी बड़े नेता थे और देश के नेता थे, अच्छे नेता थे। इनकी तरह गंदी मानसिकता के लोग वो भी नहीं थे, भले ही भाजपा के रहे हों, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरी उनसे व्यक्तिगत भी 1-2 मुलाकातें हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन इनकी पार्टी को उनकी सोच जैसा कोई है ही नहीं। सब गंदगी, मानसिक गंदगी दिल्ली से लगा के लखनऊ। कहा जाता है सर कि भाजपा के बैनरों से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी गायब हो चुके हैं। मतलब जो ऐसा ना, मैंने कहा ना, अटल जी राजनीतिक लोग थे। अटल जी राजनीतिक लोग थे। वो गिरोह, उनका गिरोह नहीं था उनके टाइम पे। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल था, अब गिरोह हो गया है। तो गिरोह में ऐसे भले आदमी क्या काम है, हटा दिया। अंतिम में सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम विधानसभा के लोगों को तो खासतौर पे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीतने से आपका भला है। हमारे जीतने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़क बनेगी। और मेरी एक बहुत बड़ी सोच है कि मैं हमारे यहाँ कानपुर में हमारी विधानसभा में बहुत से ऐसे जहाँ सीवर लाइन नहीं है, और जहाँ हम डलवा के आए थे वो चालू भी नहीं हुई अभी, क्योंकि हम हट गए तो चालू भी नहीं हो पाई। तो जहाँ पर पड़ गई है वो चालू कराएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ सीवर लाइन डलाएंगे। और पीने की पानी नहीं है तो वो भी हर घर तक पानी पहुँचे, इसकी व्यवस्था कराएंगे। और साथ ही साथ हम कानपुर को और कल्याणपुर को एक बड़ी चीज़ देना चाहते हैं। हम कानपुर को पीजीआई जैसा, संजय गांधी जैसा हॉस्पिटल ला के देंगे, ताकि लोगों को कम से कम इधर सेंट्रल यूपी को
कानपुर में इलाज मिले और कानपुर को कानपुर में इलाज मिले, कानपुर के लोगों को लखनऊ नहीं आना पड़े। और जब कानपुर में होगा तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी लोगों को, आसानी से लोगों को बेड भी मिल जाएगी, उनको आने जाने का साधन भी रहेगा। अब लखनऊ में अगर एक पेशेंट को अगर भेजता है डॉक्टर और कोई गरीब आदमी है तो एम्बुलेंस वाला भी कानपुर से लखनऊ लाने का 50,000 रुपये ले लेता है वेंटिलेटर वाला। कितने तो बेचारे ऐसे गरीब हैं जो 50,000 रुपये खर्चा करके वेंटिलेटर की एम्बुलेंस नहीं जो है कानपुर से लखनऊ जो है नहीं ला सकते। तो ऐसे आदमी के लिए तो कानपुर वरदान की तरह से होगा। तो मैं चाहता हूँ, देखिए, बड़ा आदमी का अगर संपन्न आदमी को अगर बीमारी होती तो इलाज कहीं भी करा लेता। वो लखनऊ चला जाएगा, बम्बई चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, टाटा में चला जाएगा, मैक्स में चला जाएगा, वेदांता में चला जाएगा, गंगाराम चला जाएगा। भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसके पास तो पैसे भी नहीं होते, साधन भी नहीं होते, समय भी नहीं होता। क्योंकि अगर समय हो, अगर समय देगा तो मजदूरी नहीं कर पाएगा, छोटी नौकरी तो नौकरी नहीं कर पाएगा, तो परिवार कैसे चलाएगा? तो उसके लिए तो वरदान है। तो हम कानपुर के लोगों के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं और पूरे प्रदेश की जनता से, खासकर नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आप सब लोगों के जीवन में उजाला लाना चाहती और खुशहाली लाना चाहती है। हम सब लोग बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा का प्रबंध करेंगे, अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे, जैसा कि हमारे राम मनोहर लोहिया साहब का नारा था, उसको चरितार्थ करने का काम करेंगे। और एक नारा और होता था, दाम बांधो नीति। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो लूट हो रही है आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इस पर भी रोक लगे। इनकी भी चीज़ें अब की तय कराएंगे, कौन सी जांच जो है वो कितने पैसे में होगी, क्योंकि बहुत जांच के नाम पर और वेंटिलेटर के नाम पर जो प्राइवेट नर्सिंग होम में उगाही हो रही, बहुत जरूरी ये सर है सर। ये अगर हो जाएगा तो कम से कम जनता को राहत मिलेगी कि आज जिस काम के लिए नर्सिंग होम वाले जब तक 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए जमा न हो तब तक हाथ नहीं लगाते। तो कम से कम ये हो जाए कि अगर कोई जाएगा उसका इलाज तो होगा। जहाँ 1 लाख रुपए खर्चा होता है, यही हॉस्पिटल 10,000 में इलाज करेंगे। तो हम लोग ये सब काम करने का प्रयास करेंगे। ये सब काम हम लोग करें ताकि जनता और नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो मैं अपने प्रदेश के सभी नौजवानों से, किसानों से, गरीबों से और सभी लोगों से कहना चाहते हैं और सभी जाति और धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं, याद रखो, आपके बच्चों की भलाई से आपकी भलाई, अच्छी शिक्षा से आपका बच्चा बढ़ेगा, अच्छे रोजगार से आपका बच्चा बढ़ेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका बच्चा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो कहीं नौकरी मिलेगी। तो मेरा यही मानना है कि आपके बच्चों के भलाई से ही आपकी भलाई है। तो आपके बच्चों की भलाई ये समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेती कि आपके बच्चों को शिक्षा से लगा के रोजगार तक जोड़ने का काम करेगी, किसानों के लिए खुशहाली लाने का काम करेगी। चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, हम लोग उसके लिए अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो आसानी से करेंगे और नहीं उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग नई फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश हो, नौजवानों को रोजगार मिले, उसके लिए भी काम करेंगे। बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं अपने प्रदेश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए वोट दीजिए समाजवादी पार्टी को। हम लोग न केवल चीज़ों को अच्छा करेंगे, आप देखिए ना, आज जो डायल 100 है, इन्होंने 112 कर दिया, खाली नंबर बदला है। ये कितनी बड़ी सोच थी। आप सोचिए, इसी सोच की वजह से आज 5 मिनट में आपके दरवाजे पुलिस पहुंच जाती। हाईटेक गाड़ियां ला करके दी गई, एक बिल्डिंग बनाई गई, सिग्नेचर बिल्डिंग। आप सोचिए, उसमें सारा मतलब पुलिस हेडक्वार्टर बना दिया, सारे अधिकारी वहीं बैठते, नहीं पहले किसी का दफ्तर कहीं, किसी का दफ्तर कहीं। तो हम लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए। तो हम लोग यही सब काम करना चाहते हैं। 2 एम्बुलेंस हैं और 108 एम्बुलेंस ने लाखों लोगों की जान बचाई है प्रदेश में। और इन लोगों के राज्य में तो 108 एम्बुलेंस की स्थिति ये हो गई कि उसके ड्राइवर ही नहीं है, एम्बुलेंस खाली खराब हो सर गई। अभी हमने एक कवरेज भी की थी, उसमें फर्जी केस करके पैसे भी वसूले जा रहे हैं बहुत तरह के। बात बताइए, ये फर्जी केस करके पैसे वसूलने वाले इंस्पायर्ड किससे हैं? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इंस्पायर्ड, क्योंकि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट का सिस्टम बन गया है। कोई थाना पुलिस ऐसी नहीं है, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहां पर लूट नहीं हो रही। अगर भ्रष्टाचार देखना है तो आप थानों की लूट देखिए और तहसीलों की लूट देखिए, आपको पता हो जाएगा कि बगैर पैसे लिए कोई काम, और पैसे भी कई गुना ज्यादा। और साथ ही साथ पैसे देने के बाद भी आज ये गारंटी नहीं है कि उसका काम हो जाएगा। पैसे तो ले लेते हैं, कई गुना ज्यादा भी ले लेते हैं। अभी मुझे याद है जब मेरी सरकार थी तो बहुत से ऐसे स्कूलों की मान्यता हमने दिलाई,
तो किसी का एक पैसा नहीं लगा। अभी एक बेचारी महिला हैं, वो भटक रही हैं मान्यता के लिए, उनसे खाली मान्यता के रिन्यूअल के लिए 1 लाख रुपया माँगा जा रहा है। आप सोच सकते हैं, रिन्यूअल के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अब जो हालात बन गए हैं पूरे प्रदेश में लूट के, जनता जान गई है कि बेवकूफ़ बना के, नौजवानों का शोषण करके, शिक्षा छीन के, महंगाई बढ़ा के और केवल हिंदू मुसलमान के बिना पर अब आपस में लड़ा करके ये सरकार बनाना चाहते हैं। 2 तो बना ली, लेकिन अब 27 में भी सफाया और 29 में पूरी तरह सफाया। ये मान के चलिए अब की जनता इनको बताएगी कि इनकी असली हैसियत क्या है और वही लोग इनको आगे बताएँगे। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप थे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक सतीश निगम जी, जिनसे हम बड़ी बेबाकी से चर्चा कर रहे थे। और यह भी एकदम स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राजनीति ही समाज की दिशा और दशा दोनों तय करती है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।